अध्याय 114 विधर्मी। कंगन। उन्हें धोखाधड़ी होने का डर नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि एक्सोर्सिस्ट वेब अत्यधिक सुरक्षित है और उचित नियम बनाए रखता है। यह उसका स्थानीय बाजार नहीं बल्कि ओझाओं का जाल था जहां बड़े पैमाने पर घोटाले होते थे। न केवल इसके उपयोगकर्ताओं की पहचान निजी रखी गई बल्कि लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी गई। यदि दूसरा पक्ष किसी तरह से किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और सारा पैसा पीड़ित को वापस कर दिया जाएगा। बोली लगाने के बाद उसने फोन को अपने दिमाग में रख दिया और अपने आंगन में वापस चला गया। दरअसल वह और अधिक अन्वेषण करना चाहता था, लेकिन वह अपने आवेग से थोड़ा डरा हुआ था। वह पहले ही एक बार में 5 मिलियन नेडेन खर्च कर चुका था क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो वह भविष्य के लिए चाहता था। कौन जानता था कि ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिन पर वह पैसा खर्च करने से खुद को नहीं रोक सकता। इसलिए उसने आगे खोजने की हिम्मत नहीं की और तब तक रुका रहा जब तक कि उसके पास भविष्य में और अधिक पैसा नहीं हो गया। वह जल्द ही अपने आंगन में पहुंच गया। जम्हाई लेना। प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने एक सफेद मोटी बिल्ली को जम्हाई लेते हुए देखा। बिल्ली की अनदेखी करते हुए उसने नौकरानी को बुलाया और उससे भोजन तैयार करने और स्नान करने के लिए कहा। मिस्टिक पर्च कबीले से बहुत दूर एक स्थान पर गहरे काले वस्त्र पहने और अपने चेहरे को हुड से ढकने वाले छायादार व्यक्तियों का एक समूह एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर बातचीत कर रहा था। उनके चारों ओर एक अशुभ अंधकार में आभा थी और हवा में एक भयानक एहसास भर गया था। उनमें से एक ने कर्कश स्वर में कहा, मुझे उच्च अधिकारियों से निर्देश मिला है कि सीमा पर सौंपे गए राक्षसी भूतों में से एक को ओझाओं ने घेर लिया है। बाकी लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जब उन्होंने उसे सुना तो हवा में तनाव का संकेत था। सौभाग्य से राक्षसी भूत एक विशेषज्ञ था जो भागने में सफल रहा। हालांकि कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों पर नजर डालते हुए वह रुक गया। ऐसा लगता है कि स्थिति के कारण वह गलती से मानव क्षेत्र में प्रवेश कर गया। क्या सभी स्थानों में से यही स्तब्ध आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि जो लोग अब तक चुप थे उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं। उनमें से एक ने तुरंत सवाल किया, क्या वह जीवित है या उस पर पहले ही भूत भगाया जा चुका है? समूह में कानाफूसी होने लगी क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि राक्षसी भूत ने शेर की मांद में प्रवेश करने के लिए इतना लापरवाह कदम कैसे उठाया। मानव क्षेत्र किसी भी राक्षस के लिए सबसे खराब जगह थी। पूरे देश में शक्तिशाली और खतरनाक ओझा सक्रिय थे जो हर जगह घूम रहे थे। एक छोटी सी दुर्घटना सीधे ऐसे ओझा द्वारा दर्दनाक झाड़ फूंक का कारण बनेगी। जिसने ये सब शुरू किया था वह फिर बोला, पिछली बार मुझे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार सबसे खराब स्थिति में उसे अभी भी जीवित होना चाहिए या शायद नहीं। उस आदमी के बोलने पर बाकी लोग शांत हो गए और उसके द्वारा बैठक का उद्देश्य बताने का इंतजार करने लगे। यदि भूत प्रेत जीवित न होता तो आज ये सभा बुलाने का क्या मतलब था? वे भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि जो मायने रखता है वह उसका जीवन नहीं बल्कि वह चीज है जो उसके पास है। कुछ गोपनीय कारणों से उच्च अधिकारियों ने उसके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी है और यदि वह अभी भी जीवित है तो हमें उसे वापस लाना होगा। यदि नहीं तो फिर चाहे कुछ भी हो वस्तु पुनः प्राप्त की जानी चाहिए। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले उसके शब्दों को समझने में एक पल लगा। क्या ये सचमुच एक आत्मघाती मिशन है? ये सही है। हमें ये भी नहीं पता कि वह इस समय कहाँ है। इतना ही नहीं बल्कि क्या होगा यदि ओझाओं ने पहले ही उसका भूत प्रेत भगा दिया हो और उसका सामान जब्त कर लिया हो? क्या हमें उस चीज को वापस पाने के लिए उन पागल ओझाओं के बीच में कूदना होगा? ये कठिन है, लेकिन गुरु आपके पास इस पर कुछ सुराग होने चाहिए, है ना? उनमें से एक ने झिझक भरे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा जिसने उन्हें इस आत्मघाती मिशन की सूचना दी थी। उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे अपने मातहतों की ओर देखा। हवा में एक अदृश्य दबाव महसूस करते हुए वे सभी धीरे धीरे एक के बाद एक चुप हो गए और उत्सुकता से उसके शब्द का इंतजार करने लगे। आप सही हैं, मेरे पास एक रास्ता है। यह उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया था। पुराना दानव भूत जो स्टोरेज ब्रेसलेट ले जा रहा था
उसके अंदर एक लोकेशन ट्रैकिंग रूम लगा हुआ है। जब तक रूम की खोज नहीं हो जाती, हम सक्षम होंगे उसे ढूंढने और वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए। ये सुनकर बाकी लोग थोड़ा शांत हो गए। यह अभी भी एक उल्लेखनीय कार्य था। उन्हें केवल स्थान का अनुसरण करने और उसे सुरक्षित वापस लाने की आवश्यकता थी। तो फिर, मास्टर, यह अभी कहाँ स्थित है? मिस्टिक पर्च क्लैन। स्थान सुनने के बाद उपस्थित अन्य लोग मदद नहीं कर सके लेकिन ठंड महसूस कर रहे थे। अब स्थान जानने से स्थिति पूर्ववत हो गई। मिशन एक बार फिर आत्मघाती हो गया। मिस्टिक पर्च कबीले को धर्मी बूचड़खाने के रूप में कुख्यात किया गया था। ओझा और राक्षस दोनों ही प्लेग की तरह उस स्थान से दूर रहते थे। उस स्थान पर अकेले प्रवेश करना उनके लिए अत्यंत कठिन था। नहीं, यह असंभव के करीब था। उस कबीले के पागल दिमाग वाले लोगों का तो जिक्र ही नहीं। अगर उन्हें इसकी भनक भी लग जाए तो जो यातना उनका इंतजार कर रही होगी वह कल्पनीय होगी। मास्टर, वो तो। वे अपने नेता की ओर देखते हुए झिझकते हुए पूछने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि उन्हें मिस्टिक पर्च कबीले के खतरे के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि उनके चेहरे हुडों से ढके हुए थे, लेकिन उस समय उनके सभी भाव एक जैसे थे। उन्होंने उसे फिर से बोलते हुए सुना, लेकिन इस बार वे उसके स्वर में गंभीरता का संकेत सुन सकते थे। मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं। हालांकि हम उच्च अधिकारियों के आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकते। वे हमारे भगवान हैं। जब वह जोर जोर से अपने विश्वासों का जाप कर रहा था तो अंत में उसका स्वर उन्मत्त हो गया। फिर भी कमरे में कोई नहीं रुका, बल्कि उसकी ओर श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। वे राक्षस विधर्मियों का एक समूह थे, जैसा कि ओझा कुलों द्वारा कहा जाता था, और वे धार्मिक रूप से राक्षसों को अपने देवताओं के रूप में पूजते थे। वे राक्षसों के सेवक थे। राक्षसी विधर्मियों की अक्सर यह धारणा होती थी, उन्हें राक्षसों के रूप में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन वे मनुष्य के रूप में पैदा हुए। वे मनुष्य होने से घृणा करते थे और राक्षस बनने तथा इस रूप में पहचाने जाने की आकांक्षा रखते थे। हालांकि यह एक विकृत विश्वास और मानसिक सोच थी, उन्हें राक्षसों के सेवक बनने का मौका दिया गया और इस तरह वे अपनी ही जाति के गद्दार बन गए। कहानी खत्म। अलविदा।